जय हिंद, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञानम में। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम यूपी टेट के 30 प्रश्नों को करने वाले हैं। किसके? यूपी टेट के 30 प्रश्नों को करने वाले हैं। ये PYQ है, यानी ये प्रश्न जो आज हम करेंगे ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को करेंगे। इससे हमें एक ये अंदाज़ा हो जाता है कि किस टॉपिक से किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन तक ये शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। और एक विशेष बात ध्यान रखिए कि अब आपको PYQ जरूर करना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम कितना कर सकते हैं, ये अब जरूरी है। तो पहला प्रश्न है, चंदायन के रचयिता कौन है? चंदायन के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं, या कुतुबन है, या मंजन है, या मुल्ला दाऊदी हैं? तो चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद है। कौन है? मुल्ला दाऊद। ऑप्शन आपका डी सही है। इन्हें सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ। लेकिन बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, ठीक है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ कहा था, ठीक है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, चंदायन को किसने क्या कहा था? काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ कहा है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ठीक है। अब मलिक मोहम्मद जायसी, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत है। क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है, ध्यान रखिए, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं कुतुबन की, तो इनकी कौन सी है? इनकी मृगावती है। क्या है? मृगावती, नोट कर लीजिए। उसके बाद बात आती है मंजन की, तो मंजन की है मधुमालती। क्या है? मधुमालती। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग नामकरण किया गया। क्या पूछा गया है? द्विवेदी युग नामकरण कब किया गया? तो द्विवेदी युग का नामकरण बात करते हैं तो ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया, या शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर किया गया, या महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया, या सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर किया गया। तो द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। ऑप्शन आपका सी सही है। ऑप्शन सी सही है। अगर समय पूछा जाए तो समय है 1900 से 1918। क्या समय है? समय 1900 से 1918 है। अगला प्रश्न देखिए, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी, यानी क्या पूछा गया? छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले कब दिखाई पड़ी? सुमित्रा नंदन पंत की कविता में दिखाई पड़ी, या मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखी, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में दिखी, या श्रीधर पाठक में दिखी? तो जब बात करते हैं छायावाद की, तो छायावाद की प्रथम रचना जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? अगर सबसे पहले मानते हैं 1918 में। कब? 1918 में जयशंकर प्रसाद की है। नोट कर लीजिए आप, मैं बोल रही हूँ जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद की कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी है? झरना है। कौन सी है? 1918 में झरना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया? यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का दिया नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो आपको अब इसके बाद देखना है। तो 1920 में आई, इसके बाद 1920 में आई कौन सी रचना? उच्छ्वास आई। कौन सी है? रचना उच्छ्वास आई। ये किसकी थी? ये आपकी है सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। तो ऑप्शन आपका ए सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। यहीं पर बात करते हैं जैसे अंतिम छायावादी रचना, तो गुंजन है। क्या है? गुंजन है। छायावाद से अगला एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि छायावाद का प्रवर्तक किसे कहते हैं? तो मुकुटधर पांडे को कहते हैं। छायावाद का प्रवर्तक किसे कहते हैं? मुकुटधर पांडे। क्या है? मुकुटधर पांडे। आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, एक दूसरे से भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविता के संग्रह का सही नाम था। यानी पूछा गया है, क्या है? एक एक पे ध्यान रखिए। एक दूसरे से भिन्न है, नए नए विचार हैं, रचना शैली हैं, लेकिन कौन सी है? 7 कवि प्रयोगवादी हैं। प्रयोगवादी में 7 कवियों के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनका संग्रह क्या है? पहला है तार सप्तक, दूसरा है पहला तार सप्तक, दूसरा है प्रथम तार सप्तक, तीसरा है तार सप्तक, चौथा है तार सप्तक। तो आपका आंसर है तार सप्तक। कौन सा सही है? ऑप्शन आपका डी सही है। तो तार सप्तक में जो कवि हैं उनका आप नाम एक बार मैं बोल रही हूँ, नोट कर सकते हैं। अज्ञे हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं, भरत भूषण अग्रवाल, पूरा नाम ध्यान रखिए, मुक्त बोध हैं, प्रभाकर माचवे हैं, नेमीचंद्र जैन हैं, और रामविलास शर्मा। ये 7 कवि हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अपने अपने पिंजरे। क्या है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन है
ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, मोहनदास नेमिसाय की है, या जयप्रकाश करदम की है, या सूरजपाल सिंह चौहान की है। तो अपने अपने पिंजरे ये किसकी है? ये मोहनदास की है। किसकी है? मोहनदास नेमिसाय की है। ये कब था? 1995 की है। कब की है? 1995 की है। ये एक आत्मकथा है, ये यहाँ पर ही बता दिया गया है। ठीक है, यहीं पे अगर बात करते हैं, जैसे पहली, इसको हम बोलते हैं पहली दलित आत्मकथा। क्या बोलते हैं? पहली दलित आत्मकथा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम दिया गया है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन। क्या है? जूठन। ध्यान रखिए, जूठन। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप बहुत अच्छे से इन कवियों के जो भी 2-3 और रचनाएं हैं उनको आप देखते हुए चलिएगा, और जो विशेषकर हैं वो मैं बताती चल रही हूँ। अगला है इदक्रमम रचना किसकी है? क्या पूछा गया है? इदक्रमम रचना किसकी है? ममता कालिया की है, या मुर्दुला गर्ग की है, या चित्रा मुर्दुल की है, या मैत्रेय पुष्पा की है? तो जब बात करते हैं इदक्रम, तो ये रचना किसकी है? ये आपकी रचना है मैत्रेय पुष्पा की। किसकी है? मैत्रेय पुष्पा की। ये क्या है? ये उपन्यास है। क्या है? ये उपन्यास है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? यानी आपको बताना है कौन सा इनमें से बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। इस प्रकार से इसमें देखिए, ये आपका बात करते हैं तो ये 2013 में से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन सब से देखिए कितने सारे पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ काव्य की पूछी गई हैं, कुछ कहानियों से पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपको इसी में टेट में भी काम आ सकता है, सुपर टेट में भी आएगा। ठीक है, अगर आप हिंदी से हैं तो आपको टीचर सब में आ सकता है, क्योंकि तो परीक्षाएं ये UPSI सब में रचनाएं पूछी जाती हैं। तो अगला है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? पहला है 100 अजान एक सुजान, दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी, तीसरा है निस्सहाय हिंदू, चौथा है उपरोक्त सभी। तो 100 अजान एक सुजान ये किसका है? ये बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। आप पहला ये ध्यान रखिए। वहीं पे बात करते हैं नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य। तो जो नूतन ब्रह्मचारी है, ये नूतन ब्रह्मचारी की बात कर लेते हैं, या यहीं पे रहस्य कथा है जिसे अपूर्ण बोलते हैं, या धृत रसिकलाल। ठीक है, ये सब मेहता लज्जा शर्मा का उपन्यास है। किसका है? मेहता लज्जा का। तो ये आपका हो गया नूतन ब्रह्मचारी। किसका है? ये आपका है मेहता लज्जा राम शर्मा का। निस्सहाय हिंदू है राधा कृष्ण दास का। किसका है? ये आप नोट कर लीजिए, राधा कृष्ण दास का है। अगला है, ठीक है, इतना दिया गया है। और आप देख सकते हैं जैसे श्यामा स्वप्न है, ये ठाकुर मोहनदास सिंह का उपन्यास है। ये मुख्य उपन्यास आप देख लीजिए। अगला है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की विशेषता आई है। यानी जो गोदान उपन्यास है, इसमें इस कथा वस्तु में कौन सी विशेषता है? गोदान उपन्यास में किसकी विशेषता बताई गई है? बहुत कम वर्गों को शामिल करने की, या बताया गया है शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के साथ लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने की, या वर्ग विशेष के लोगों द्वारा लगाए गए आरोप से, या साधारण स्तर की स्थितियों के साथ ऊंचे वर्ग के और नीचे ही मंच पर लाने का। तो जब हम गोदान की बात करते हैं तो गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। कौन किसकी है? गोदान मुंशी प्रेमचंद की है। 1936। क्या है? 1936 मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, मुंशी प्रेमचंद की है। इसको हम यानी इसको सबसे अंतिम उपन्यास माना गया है। इसमें क्या किया गया था? इसमें शहरी और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे, इनके जो यानी दो विरोधी वातावरण को इसमें एक में समेटा गया है। ठीक है, और उसमें जो कमियां आई गई हैं उनको बताया गया है। किसमें? गोदान में बताया गया। तो गोदान में शहरी और ग्रामीण, इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद मुंशी प्रेमचंद, इसकी जो तुलना अगर पूछा जा सकता है किससे किए हैं, तो टॉलस्टॉय से किए हैं। ठीक है, इसका आता है वार एंड पीस। किसका आता है? वार एंड पीस से किया है। वार एंड पीस से इसका किया है। मुंशी प्रेमचंद से पूछा जा सकता है कि इनको आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी क्यों बोलते हैं? तो इसी की वजह से बोलते हैं। ठीक है, गोदान की वजह से इनको आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कवि केशवदास की कौन सी कीर्ति की कथा वस्तु छंदों की विविधता में पिरोई गई है? क्या बताया गया है? कवि केशवदास की कौन सी कीर्ति है? ठीक है, जिसमें क्या किया गया? छंदों में पिरोया गया है। या इस प्रश्न को घुमा के ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सी कीर्ति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा करते हुए छंदों की विविधता में क्या किया गया? भटकाया गया है। तो कौन सा है? पहला है रामचंद्रिका, दूसरा है कवि प्रिया, तीसरा है रसिक प्रिया, चौथा है रतन बावनी। तो आपका जो आंसर सही है ये रामचंद्रिका है। कौन सा है? रामचंद्रिका। ऑप्शन ए सही है।
इसमें किसका वर्णन किया गया है? राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न ये रस से पूछा गया है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संचार, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति सूत्र किसका है? ये रस के बारे में ये सूत्र किसने दिया है? भरत मुनि ने दिया है, कुंतक ने दिया है, वामन ने दिया है या क्षेमेंद्र ने दिया है? तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संचार, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति ये भरत मुनि ने दिया है। किसने दिया है? भरत मुनि ने दिया है। ऑप्शन आपका ए सही जाएगा। इसमें इन्होंने बताया कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। क्या बताया? यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, यहाँ पे देखिए संयोग से किसकी निष्पत्ति होती है? रस की निष्पत्ति होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है, यानी एक आदर्श हिंदी सब्जेक्ट के शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन आपका डी सही जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? क्या पूछा गया है? नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि। तो पहला है अर्थबोध प्रणाली, दूसरा है रंगमंच प्रणाली, तीसरा है अभिनय प्रणाली, चौथा है व्याख्या प्रणाली। बात किसकी गई है? नाटक की गई है। तो नाटक के लिए क्या होगा? अभिनय प्रणाली। तो ऑप्शन सी सही जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही जाएगा। यहीं पे आपसे दूसरा पूछा जा सकता है ऑप्शन में, कक्षा अभिनय प्रणाली। क्या है? कक्षा अभिनय प्रणाली। यहीं पे कक्षा अभिनय प्रणाली आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप क्या सही लगाएंगे? अगर कक्षा अभिनय प्रणाली और अभिनय प्रणाली दोनों दिया जाए तो आपका सबसे उपयुक्त होगा कक्षा अभिनय प्रणाली। अगला प्रश्न देखिए। लोक मंगल का कवि इनमें से कौन सा है? क्या पूछा गया है? लोक मंगल का कवि इनमें से कौन सा है? ऑप्शन आपका दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा है गोस्वामी तुलसीदास, तीसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे, चौथा है मुक्तबोध। तो यहाँ पे किसकी की गई है? लोक मंगल का कवि। तो लोक मंगल का कवि किसको कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास को। ऑप्शन आपका बी सही जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न ऐसे भी अगर पूछा जाए तो आपका जवाब पता होना चाहिए, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि। क्योंकि लोक मंगल का कवि कहा गया तो लोक मंगल की भावना के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन है? गोस्वामी तुलसीदास है। आता है अगला एक, इससे और पूछा जा सकता है कि लोक मंगल का कवि गोस्वामी तुलसीदास को किसने कहा है? तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो इस प्रकार से एक से कई सारे जैसे जो विख्यात हैं उनकी जय वाल्मीकि हैं, गोस्वामी तुलसीदास हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, इन सबके नामों को किया गया। जैसे आदर्शोमुखी उनके उपन्यास से कहा गया। इसमें लोक मंगल का कवि किसने कहा? तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक, किसने कहा? गोस्वामी तुलसीदास को रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से दंत वर्ण है। दंत वर्ण, तो अगर आपने वर्णमाला नहीं देखा है तो चैनल पे जाके वर्णमाला टॉपिक को देख लीजिएगा। उसमें वर्णमाला के छोटे से लेकर के, ठीक है, यानी आपसे जहाँ वर्णमाला का वर्ग पूछा गया यहाँ से अल्प प्राण, महाप्राण, प्राण, घोष, वो सारे प्रश्न करवाए गए हैं। तो आप चैनल पे जाके उस टॉपिक को अच्छे से देख सकते हैं। उससे बनने वाले MCQ भी करवाए गए हैं। तो जब करते हैं, जैसे कंठ में आते हैं का वर्ग, कंठ में क्या आता है? का वर्ग आता है और ये भी आता है। तो ये क्या हो? कंठ में हो गया कंठ। उसके बाद यहाँ पे तालव्य में चा आता है, मूर्धन में क्या आता है? टा आता है। क्या आता है? टा आता है। और उसके बाद क्या पूछा गया? यहाँ पे दंत पूछा, कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत। दंत में ता आता है। क्या आता है? टा आता है। तो आपका ऑप्शन सी सही जाएगा। ये टा किस में आएगा? टा आपका आएगा मूर्धन में, टा वर्ग आएगा। ईडा भी उसमें आटा, ठा, डाड़ा, ये तीनों मूर्धन में आ जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। क्या पूछा गया? तत्सम। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द का मतलब होता है यानी संस्कृत में जिस प्रकार से शब्द का प्रयोग किया गया है वही शब्द बोल देना, वो तत्सम होता है। वहीं पे बात करते हैं तद्भव की, तो तद्भव की विकासवादी यानी आजकल जो हम रोज की भाषाओं में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? तद्भव होता है। तद्भव एक शब्द के लिए कई सारे जैसे बोले जा सकते हैं, लेकिन तत्सम वही होता है। तो अब जैसे ऊँट की हम तत्सम की बात करते हैं तो ऊष्ट होता है। ऊँट का अगर पूछा जाए कि ऊँट का तत्सम क्या होता है तो रुष्ट होगा। इसी प्रकार बात करते हैं काठ का, तो काठ को काष्ठ बोलते हैं, लेकिन कांट सब बोलते हैं, ठीक है, कांट ये बोलते हैं। तो ये सब क्या हो गया? तद्भव हो गया। पूछा क्या क्या है? तत्सम पूछा गया है। इसी प्रकार जैसे दूध की बात करते हैं तो दूध का तत्सम क्या होगा? दुग्ध होगा। ऑप्शन आपका सही जाएगा डी। ठीक है, ये क्या है? ये सब तीनों तद्भव हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर
कमेंट के माध्यम से फीडबैक दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द, ये भी पूछा जाता है तो ये आप देख लीजिएगा। ये सब ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं, बस समझना है। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द, तो जैसे हिंदी शब्दकोश में आप तक को तोड़ेंगे, तोड़िए यहाँ पे। तक किससे बना है? ता और का से बना है, ठीक है। इसके बाद तर्क, तो ता रा और का हो गया। इसके बाद वर्क, वर्क है, वक्र नहीं है। अगर यहाँ पे इस प्रकार से हो जाता वक्र तो रा बाद में जाएगा, लेकिन इस प्रकार से है तो बीच में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आपका ए आ रहा है। क्या आ रहा है? यानी ये सब ता पीछे किस में आ रहे हैं? देखिए जैसे वा की आप वा से ही देख लीजिए, यहाँ पे ता है, ये दोनों एक पे आ रहे हैं, लेकिन का रा के पहले क्या आ रहा है? का आ रहा है, ठीक है। ये वा वाले तो पहले ही कट जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ये सही है। अगला प्रश्न है मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? क्या पूछा गया है? मोक्ष की इच्छा करने वाला। तो आप ये ध्यान रखिए कि एक होता है इच्छा करने वाला और एक होता है कि इच्छा। क्या होता है? एक होता है इच्छा करने वाला और एक होता है कि इच्छा। जैसे आपसे भी बात की जाए मुमुक्षा, तो मोक्ष की इच्छा। वहीं पे बात की जाए मोक्ष की इच्छा करने वाला, जैसे प्रश्न पूछा गया मोक्ष की इच्छा करने वाला, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही जाएगा वो सी सही जाएगा, मुमुच, ठीक है। तो जब करने वाला पूछा जाए तो वहाँ पे जैसे मुर्मुश, यहाँ पे क्या होगा? करने वाला। लेकिन जहाँ पे ये आ की मात्रा रख जाए वहाँ पे आपका की इच्छा। जब आपसे पूछा जाए की इच्छा तो वहाँ पे ये ट्रिक है, वहाँ पे किसकी मात्रा? आ की दिखेगी और इच्छा रखने वाले में आपको मात्रा दिखेगी ऊ की। किसकी दिखेगी? ऊ की। तो बड़ा और ऊ की मात्रा से आप ये, इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को जैसे इच्छा रखने वाले के लिए आप लगाएंगे, बड़ा का आप देखने को मिलेगा, लेकिन कि इच्छा तो वहाँ पे आ दिखेगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है हिंदी शब्दकोश में आ किस वर्ड से पहले आता है? तो किस वर्ड से, आप अगर ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ये जाएगा, शब्दकोश की बात की गई है तो शब्दकोश में आपका छोटा आ के बाद जाएगा। किसके बाद? छोटा आ के बाद जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे आप बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका बी सही जाएगा। क्या सही है? बी सही जाएगा। तो ऑप्शन में आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसमें आ मिल गया छोटा तो आप वहाँ पर इसको प्रायोरिटी न देकर ये आपका सही जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है उपकार को न मानने वाला। उपकार को न मानने वाला कौन है? वाक्यांश यानी आपसे पूछा जाएगा, पढ़ लीजिएगा। पहला है कृतज्ञ, दूसरा है उपकारी, तीसरा है कृतज्ञ, चौथा है अपकारी। तो उपकार को न मानने वाला कौन सा होता है? कृतज्ञ होता है। ऑप्शन आपका ए सही है। क्या है? उपकार को न मानने वाले शब्द के लिए कृतज्ञ है, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं कृतज्ञ की, तो कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने वाला। क्या होता है? उपकार को मानने वाला। और यहाँ पे न मानने वाला पूछा गया तो ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न को देखिए। ताजमहल का उत्कृष्ट नमूना है। क्या पूछा गया है? ताजमहल उत्कृष्ट नमूना है। ताजमहल क्या है? एक शिल्प कला है या एक मूर्ति कला है या चित्रकला है या स्थापत्य कला है? तो स्थापत्य कला है, स्थापित किया गया ना, तो ऑप्शन आपका डी सही जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है व्यक्ति को कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, यानी इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है? तो दुविधा। दुविधा एक ऐसी चीज़ होती है, तो जब जैसे बात करते हैं कि कर्तव्य विमूढ़, तो दुविधा, सुविधा, देखिए सुविधा किसी को किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं बनाएगी, वहीं पे विलिया या अविधा ये सब नहीं। दुविधा एक ऐसी चीज़ होती है जिसके दुविधा में आके इंसान क्या बन सकता है कि कर्तव्य विमूढ़, यानी क्या करे क्या ना करें उसमें, और भी तो दुविधाएं क्या होती हैं, यहाँ ऑप्शन आपका ए सही जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय, यानी उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ना है। उपसर्ग कितने होते हैं? हिंदी में 13, संस्कृत में 22। तो इन उपसर्गों को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दी, उपसर्ग को आप देख लीजिएगा। तो लेखक, लेखक में कौन सा होगा? अक होगा। क्या होगा? लेखक। लेखक में आपका कौन सा प्रत्यय होगा? उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले जुड़ता है, आदि में जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है। ऑप्शन आपका ए सही जाएगा, अक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? पाठ्य पुस्तक का गुण क्या क्या नहीं, इसमें कौन सा नहीं है? सोद्देश्य, उपयुक्तता, अशुद्धता, क्रमबद्धता। तो पाठ्य पुस्तक में क्या क्या होना चाहिए? सोद्देश्यता होनी चाहिए, ठीक है, उपयुक्तता होनी चाहिए, क्रमबद्धता भी, लेकिन अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन निगेटिव का निगेटिव सी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है अन्य से अनन्या रचना किसकी है? क्या पूछा गया है? अन्य से अनन्या रचना किसकी है? ये प्रभा खेतान की है। किसकी है? प्रभा खेतान की। ऑप्शन आपका डी सही है। ये क्या है? ये आत्मकथा है। क्या है? ये आत्मकथा है। वहीं पे बात करते हैं मैत्रेय पुष्पा की, तो इनकी है कस्तूरी
कस्तूरी कुंडल वसे, क्या है, कस्तूरी कुंडल वसे और गुड़िया भीतर गुड़िया, ये किसकी आत्मकथा है, ये मैत्रेयी पुष्पा की है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है आपसे अलंकार। देखिए आपसे रस पूछा गया, ठीक है, और वाक्यांश पूछे गए हैं, प्रत्यय पूछे गए, यानी प्रत्यय उपसर्ग आपको पढ़ना है। अब अलंकार से प्रश्न आया है। अलंकार में क्या है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है, फूले आम सकल मही छाई जनु बरखा ऋतु प्रकट पुढ़ाई। तो ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन दिया गया है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और समोक्त अलंकार। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका उत्प्रेक्षा है, यानी यहाँ पे क्या दिया गया है, जनु, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका अगर जनु सन्नु जो सो ये सब आया तो आपका कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑप्शन आपका भी सही है। यहीं पे उपमा की बात करते हैं तो उपमा की में क्या किया जाता है, उपमेय में उपमान की क्या बताई जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना का अगर हो तो उत्प्रेक्षा होगा, उपमेय में उपमान की समता की जाए तो उपमा अलंकार होगा, वहीं पे विभेद अगर किया जाए तो रूपक होगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कुल खूबी पत झीनी रे काव्य पंक्ति किस कवि की है, क्या पूछा गया है, ये आपका जो लाइन है यही गलत दिया गया है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि देखिए कुल झीनी रे ये तो है, ठीक है, लेकिन ये कुल पीती झन झीनी रे ये नहीं है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कौन सी लाइन है, ठीक है। यहाँ पे ये है ही नहीं है, किसी कविता में आप सर्च कर सकते हैं। झीनी रे तो है सूरदास जी की, लेकिन ये नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है आवारा मसीहा जीवनी किस रचना का जीवन वृत्त सुनाती है, संबंधित है। तो जब बात करते हैं आवारा मसीहा का तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं या भारतेंदु हैं या जैनेन्द्र हैं। तो ये शरद चंद्र किसकी है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है। ऑप्शन आपका बी सही है। इसमें किसका वर्णन किया गया है, इसमें जीवन वृत्त की गई है, तो किसकी है, शरद चंद्र उपाध्याय की जीवनी इसमें बताई गई है। इसके लेखक कौन है, लेखक विष्णु प्रभाकर है। कौन है, विष्णु प्रभाकर, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। है किसकी, यानी किसके जीवन की रचना की गई है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। अगला है मित्रता कहानी की रचनाकार कौन है, सुधा जोशी हैं, उषा प्रेवंदा हैं, उदय प्रकाश हैं या आज्ञे हैं। तो यहाँ पे भी यही टाइप में मित्रता, तो मित्रता किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। मित्रता आप लिख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ऑप्शन में आपका दिया नहीं गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे है पिता होना चाहिए, मित्रता, ठीक है, यहाँ पे पिता क्या होना चाहिए, पिता। कहानी के लेखक कौन है, तो पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन है। कौन है, ज्ञान रंजन। इसमें भी टाइप पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है, ज्ञान रंजन आप लिख लीजिए, ये दो ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है, क्या पूछा गया है, हिंदी नए चाल में ढली, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ऑप्शन आपका बी सही जाएगा। ऑप्शन कौन सा, बी सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, इसमें हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्ति है, क्या है, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, ये किसकी रचना है, ये भगवती चरण वर्मा की है। किसकी है, भगवती चरण वर्मा की। ऑप्शन डी है। यहीं पे जैसे बात करते हैं कि कौन से हैं, अगला है नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन और बाल कृष्ण, इन तीनों की, ठीक है, तो इन तीनों की रचनाओं को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे पूछे गए हैं हरिवंश राय बच्चन की या बालकृष्ण शर्मा की, तो अभी आप आगे जब हम कर रहे थे तो उसी में पूछा गया था, उसको हम किए थे। और भी हम इनके बारे में समझ लेते हैं भगवत चरण वर्मा के बारे में। तो इसमें जैसे अगर इनका काव्य संग्रह पूछा जाए तो मधुकड़ है, क्या है, इनका काव्य संग्रह मधुकड़ है। और इनकी कहानी पूछी जाए तो जैसे मोर्चाबंदी है। और उपन्यास की बात करते हैं तो पतन है, चित्रलेखा है, 3 वर्ष है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, भूले बिसरे चित्र हैं, ये सब किसके, भगवत चरण वर्मा के क्या है, उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास। तो इन सब से प्रश्न, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते कई बार पूछे गए हैं, चित्रलेखा भी पूछा गया है, भूले बिसरे चित्र भी पूछे गए हैं, ठीक है, काव्य संग्रह मधुकड़ भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जैसे अभी आया था यानी पंक्तियाँ दी गई थी उसमें पूछा गया था किससे है, किसकी है, तो ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, आप और भी देख लीजिए। जैसे बात करते हैं अमे हलाहल मत भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जे चितवत इकबाल, तो ये कवि ये किसके द्वारा लिखी गई, तो जैसे ये रसलीन के द्वारा लिखी गई। तो ऐसे पंक्तियों से भी पूछे जाते हैं क्योंकि जब हम सीटेट करते हैं तो उसमें
क्या होता है, गद्य पद्य उसमें भी पूछा जाता है, इसमें भी पूछा जाता है, लेकिन इसमें ऐसे 2-3 लाइनों में लाइन दे करके भी ऐसे पूछ लिया जाता है, जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 30 प्रश्न करवाएं इसमें नहीं, इसमें लगभग लास्ट में जब हम 18-20 में आए तो उसमें पूछे गए, लेकिन जितना सीटेट में दिया जाता है बड़ा बड़ा पैराग्राफ, इसमें नहीं, बस 2-4 लाइनों को दे करके, या तो उनकी कविताओं में तो लगभग उनके लेखक पूछ लिए जाते हैं, जैसे अभी बता रही हूँ 4 लाइनें दी गई ऐसे, ठीक है। तो जो मेन है, जैसे सूरदास हो गए, बिहारी जी हो गए, ठीक है, इन सब की रचनाओं को पढ़ के उनके लाइनों को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको सीडीपी साइंस और हिंदी की तैयारी के लिए पीवाईक्यू करने हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए। अब यूपी टेट के लिए समय कम बचा है तो आप पीवाईक्यू जरूर करिए, पीवाईक्यू एमसीक्यू जरूर करिए। इससे आप जो भी टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, कितना तैयार हुआ है कितना नहीं, इससे आपको समझ आएगी। और जिस प्रकार से आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तो उसमें जो टॉपिक आपका फंस रहा है वो करते हुए चलिए, ठीक है। तो मिलते हैं, जय हिंद।